नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान की सेना ने आज भी उस फैसले पर कायम होने की बात की है जिसमें वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दे चुके हैं। उस फांसी पर वो कायम है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के रिश्तों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और हम हर हाल में कुलभूषण जाधव को वापस हिंदुस्तान लाएंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त मौजूद हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक पर आने के लिए। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही, भारतीय गृह मंत्री और विदेश सचिव दोनों ने यह साफ साफ कहा है कि कुलभूषण जाधव को फांसी देने की सजा का फैसला हम प्री मेडिटेटेड मर्डर यानी सोची समझी हत्या मानते हैं। इसे हत्या ना कहे तो क्या कहें जनरल मुशर्रफ? पहली चीज़ तो ये बिल्कुल गलत, ये प्री मेडिटेटेड मर्डर जो आप कह रही हैं, अभी तक तो वो जिंदा है तो मर्डर तो हुआ नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये, और उसके पास अपील की मौके हैं, अपील फ्रॉम मिलिट्री के अपीलेट बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर मर्सी पिटिशन, तो ये देखते हैं। और मर्डर का सवाल ये नहीं है, मर्डर तो ये होता है ना कि जो बेगुनाह आदमी हो, इसने तो सैबोटाज और एस्पियोनाज कर रहा है ये पाकिस्तान में, तो ये तो बेगुनाह नहीं है, तो इसको सज़ा मिली है, एक प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है। तो इसलिए ये कोई, बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर जो आप कह रही हैं ये गलत है। मेरा सवाल यही था कि इसे प्री मेडिटेटेड मर्डर माना जाएगा। और उसी में जोड़ते हुए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, आपने एक सिविलियन को वहां पर सुनवाई का मौका नहीं दिया, कोई सबूत नहीं। 5 सबूत आपके सामने रखती हूं परवेज मुशर्रफ साहब, क्योंकि एक तरफ तो कोई भी सबूत जाधव के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके ही सरताज अजीज साहब जो कि सलाहकार हैं आपकी सरकार में, उन्होंने दिसंबर में 2016 में सेनेट के सामने कहा था कि डॉसियर में कोई सबूत नहीं है मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2 जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं सर, वो ये है कि जो कन्फेशनल वीडियो यानी स्वीकारते हुए अपने गुनाह को वीडियो सामने रखा जा रहा है, वो वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक ही नहीं हो सकती कि वो सच है या गलत है, किसी पर भी दबाव में। और ऐसे बात को कभी भी अंतिम सबूत, कम से कम फांसी की सजा के पहले नहीं माना जा सकता है, आप समझते होंगे। तीसरी बात, कोई भी स्पाई, सर आपका तो इतना लंबा अनुभव आर्मी में और राष्ट्रपति के रूप में रहा है, कोई भी स्पाई क्या पासपोर्ट लेकर घूमेगा? इतना मूर्ख वो नहीं हो सकता है, साफ साफ इशारा करती है। दूसरी तरफ जो जर्मन एम्बेसडर है पाकिस्तान के लिए, गुंटर मुलाक साहब, उन्होंने कहा है, डॉन अखबार ने भी छापा है, आर्टिकल मेरे हाथ में है, साफ कहते हैं कि इनको ईरान से अबडक्ट यानी इनको अगवा किया गया था तालिबान द्वारा और फिर पाकिस्तान को बेचा गया। अगला सबूत, काउंसलर एक्सेस नहीं दे रही है आपकी सरकार, इसे हम गैर इरादतन हत्या ना माने तो क्या, इरादतन हत्या ना माने तो क्या माने? काउंसलर एक्सेस देने से क्यों भाग रही है आपकी सरकार? क्यों छिप छिप के ये पूरा ट्रायल किया गया सेना की तरफ से? अब ये आप इतनी लंबे चौड़े आपने 5 सवाल मेरे से कर लिए हैं, अब मैं नोट्स तो ले रही रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे सारे तो याद नहीं है। मुझे आखिरी 2 जो हैं याद हैं कि एक तो इन्हें, वो आपने कहा वो इन्हें पकड़ा गया और फिर बेचा गया ना। वो बेचने वालों को आप ले आए टीवी पे, अपने दिखाएं जरा कौन थे जिन्होंने इनको ईरान में पकड़ा और हमें बेचा गया है। ये तो ये मुझे तो नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पकड़ा गया। जर्मन एम्बेसडर ने बोला है, सैबोटाज कर रहा था जो वो खुद माना है। दूसरा, आप डॉक्टरिंग के बारे में पता नहीं है जर्मन एम्बेसडर ने किस सिलसिले में बोला, आई डोंट बिलीव दैट। मैं बिलीव करूंगा जो मुझे मालूम है, जो फौज ने मुझे बताया, मुझे पता है और वो मुझे मालूम है कि वो ट्रूथ है। दूसरा ये है कि कन्फेशनल वीडियो ये एस्पियोनाज कर रहा था और वो ये है, दोज आर रियलिटीज। अब आपके 5 सवाल को एक एक लेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं सर, लंबी बात नहीं होगी, मैं एक एक करके आपसे पूछती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि सरताज अजीज साहब ने फिर दिसंबर के ही महीने में अभी अभी क्यों कहा था सेनेट के सामने कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है? वो पता नहीं किस सिलसिले में, किस मूड में उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में बाद में मैंने चेक किया था, बाद में वो उन्होंने कहा वो नहीं, वो गलत समझे गया है और वो उन्होंने बाद में बैकआउट किया है उससे।
मूड में ऐसे सबूत उस वक्त शायद ना हो और बाद में हो गया हो, तो मुझे मालूम नहीं है। मतलब आपके सेनेट के सामने सर कोई मूड में कुछ भी बोल देता है? नहीं है, आपके भी लोग बहुत ऐसी बातें कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उस वक्त शायद सबूत ना हो, आई एम नॉट टू श्योर, और वो उनको शायद सबूत का उनको पता ना हो, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी बाद में, लेकिन सबूत पूरा है। आप तो सर अपनी सहूलियत के हिसाब से बार बार पोजीशन बदल रहे हैं। मैं आपसे जब बता रही हूं कि ये सामने है तो आप उससे मुकर जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडियन पासपोर्ट लेकर एक स्पाई वहां पर क्यों घूमेगा? आपका तो अनुभव है सर सेना का, आपको तो पता होगा। देखिए, ये माइनर डिटेल्स जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, एट माई लेवल, ये इन माइन्यूट डिटेल्स जो है ये वो कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन्होंने माइक्रो लेवल पे वो इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल कर रहे हैं। मैं इस लेवल पे बैठा हुआ, मुझे ये पूरी इतनी डिटेल्स नहीं मालूम है कि क्या वो कौन से कागजात लेकर घूम रहा था, कौन से नहीं घूम रहा था, मुझे पता नहीं है ये बात है। काउंसलर एक्सेस आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा था? इसकी भी वजह मुझे नहीं पता है। काउंसलर एक्सेस कोई वजह होगी जिसपे उन्होंने नहीं दिया होगा, अब उसका भी मुझे मालूम नहीं है। इसका लीगल आंसर इसका क्या है और लीगल सिचुएशन क्या है। सर मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कोई वजह ही होगी कि उन्होंने काउंसलर एक्सेस उसे आपको खुद आज ये ऑड लग रहा है और इसीलिए आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 13 रिक्वेस्ट भेजी गई थी काउंसलर एक्सेस के लिए। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 का सीधे उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने हर बार इनकार कर दिया। आप तो आर्मी में रह चुके हैं, आपको नहीं लगता है न जाने कितने लोगों की लिस्ट है तिहाड़ से लेकर तमाम जेलों में हिंदुस्तान में जो एस्पियोनाज के केस में पाकिस्तान में ट्रायल फेस कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कोर्ट देते हैं और उसी के साथ सुनवाई देते हैं। हम कैंगरू कोर्ट में पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं सुना देते हैं। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे फिर है कि अगर नियत में खोट नहीं थी, बैड इंटेंशन नहीं था, तो काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दिया गया वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के अंडर? मैंने बताया ना आपको कि मुझे नहीं मालूम है कि क्या क्यों नहीं दिया गया। और फिर जो आप ये कोट कर रही हैं कि 13 वहाँ पाकिस्तानी पकड़े हुए हैं जिनको काउंसलर एक्सेस, मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है कि आप लोगों ने इतने लोग पकड़े हुए हैं और उनको काउंसलर एक्सेस दिया जा रहा है। मुझे ऐसी सर उनके नामों की पूरी लिस्ट है, अगर आप चाहेंगे तो तसल्ली से आपको ये नाम भी तमाम बता सकते हैं। आपको बता सकूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो तसल्ली से हम उनके नाम भी बता सकते हैं। पूरी लिस्ट में मेरे पास है, जिसमें तिहाड़ जेल में ही FIR नंबर 43 में सज्जाद हैदर से लेकर तमाम पूरी लिस्ट है। नहीं होंगे, लेकिन वही बात है, देखें एक सर कसाब का तो नाम सुना होगा सर। ओके ना, ऑफ द कफ जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, किसका? अजमल आमिर कसाब। नहीं, आई हैवंट। हाउ, देखें मैं एक पोजीशन में, मुझे क्या पता है ये इतने छोटे लोगों को आपने कोई पकड़ा हुआ है, कहाँ से पकड़ा हुआ है, क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे तो इनके बारे में डिटेल नहीं मालूम। मुंबई में 26/11 के हमले के बाद जिस आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था सर, निचले लेवल पे जाकर मैं मालूम करूं। अजमल आमिर कसाब पाकिस्तान का वो जिंदा आतंकी जिसको हमारी फोर्सेस ने मुंबई धमाके के बाद पकड़ा था। उसका पता है मुझे। उसे अभी हमने फेयर ट्रायल दिया था, लंबे वक्त तक यहाँ पे जेल में रखकर। हाँ, नहीं, ये भी फेयर ट्रायल है, ये मिलिट्री लॉ के मुताबिक होता है। और मिलिट्री लॉ थोड़ा ये नहीं है कि वो अनफेयर होता है। उसको डिफेंस, उसका काउंसिल था बाकायदा जिसने डिफेंड किया उसे, और ये सेंटेंस हो गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, जहां वो जाए और वो अपनी रिड्रेसल करे, उधर जाए। वो जरूर जाएंगे। क्या क्या ऑप्शंस है आपकी नजर में? अगर आप इस वक्त राष्ट्रपति होते या फिर सेना के मुखिया होते तो क्या आप ऐसी कोई पहल करते, या फिर कम से कम काउंसलर एक्सेस इतना तो मिनिमम पाकिस्तान कर सकता है सब? पता नहीं मुझे, मैं इस पे कमेंट नहीं, क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं, ना मैं हुकूमत चला रहा हूं, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं जिसने हुकूमत ने एक फैसला किया है, उसकी कोई वजह होगी ना, मुझे वो वजह नहीं मालूम है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं इसके ऊपर क्यों काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है। लेकिन क्या आपको ऑड नहीं लग रहा, ये आपको अजीब नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है एक पूर्व अधिकारी के साथ? नहीं, अजीब क्यों लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा है, मुझे मालूम नहीं है, तो अजीब क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता है, तो कोई अजीब नहीं लग रहा है, ऐसी बात नहीं है।
कोई वजह होगी कि उन्हें उसे काउंसलर एक्सेस नहीं दिया होगा। भारत सरकार ने कहा है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए। अब ये एक धमकी है, इसको धमकी कहते हैं, जो बिल्कुल एक अगर बाइज्जत कौम है, बाइज्जत फौज है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस किस्म की धमकियाँ, क्योंकि आप धमकी देंगी तो इधर से काउंटर धमकी आएगी कि हम भी देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और हम भी उसको ज़रूर वो सज़ा देंगे। अब इसीलिए ये जो धमकियाँ आप दे रही हैं, इसीलिए फ़ौज के कोर कमांडर्स मिले और उन्होंने आपको काउंटर धमकी दे दी कि हमने तो उसे ज़रूर हैंग करना है। तो ये जब ही होता है जब आप लोगों ने ऐसे हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है और आप फोर्स कर रहे हैं एक रिस्पांस आर्मी की, हमारी आर्मी की तरफ से एक काउंटर ऑफेंसिव रिस्पांस, तो वो उन्होंने किया है। तो ऐसे एस्केलेशन इसी से होती है, आगे चलता रहता है मामला। ये फोर्स तो करना नहीं है सर, ये अफसोसनाक है कि आपकी सेना को सामने दीवार पर लिखी हुई बात भी पढ़ने में समझ नहीं आती है। सवाल ये है कि एक सिविलियन को ना आपने सिविलियन कोर्ट में प्रॉपर ट्रायल दिया, ना आप उसे काउंसलर एक्सेस देते हैं, और तीसरी तरफ आप आंखें तरेर के कहते हैं कि हम तो हर हाल में इसे फांसी देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अपने एक पूर्व अधिकारी को बचाए। मैं हर मुमकिन कोशिश जो वो करेगा, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करता है तो हम उसको काउंटर करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। नहीं, जवाब देंगे वो तो ठीक बात है, लेकिन काउंसलर एक्सेस देने में इतना डर क्यों रहा है पाकिस्तान, ये समझा दीजिए। फिर वापस आ गई है काउंसलर एक्सेस पे, मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो। तो आपको पूछना पड़ेगा उन लोगों को जिनको पता है ये। लेकिन सर, आप तो पाकिस्तानी की राजनीति को इतने अच्छे से समझते हैं, सेना को समझते हैं, ISI को समझते हैं, तो कुछ तो आपकी समझ कहती होगी कि आखिर क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं काउंसलर एक्सेस से। नहीं, कोई मुझे नहीं पता, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सेना क्या डर रही है कि पूरा सच सामने आ जाएगा? क्या सेना और सरकार एक फ्रंट पर है इस मुद्दे? हाँ, जरूर होंगी, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं होंगी। सरकार और गवर्नमेंट और आर्मी जो है एक ही पेज पे होंगे, डेफिनेटली। मैं आपको बताती हूँ ये सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि अब्दुल बासित जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, वो दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को बचाने के लिए धन्यवाद करने के लिए जाने वाले थे विदेश सचिव एस जयशंकर के पास। लेकिन उसी वक्त खबर आ गई अचानक पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बयान के जरिए कि फांसी दी जाएगी कुलभूषण जाधव को, और फिर अब्दुल बासित को समन करके बुलाना पड़ा कि ये क्या हो गया। तो शायद उन्हें भी इल्म नहीं था और ना नवाज शरीफ साहब को। नहीं हो, क्या मतलब, वो एम्बेसडर को शायद इल्म ना हो तो, लेकिन ये तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अगर उन्होंने फैसला किया है, और वो आर्मी चीफ ने पहले ही फैसला ले लिया है कि यस, उसको एक सेंटेंस जो मिलेगा उसको उन्होंने कंफर्म किया है, तो आर्मी के कोर कमांडर्स और क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि उसको हैंग किया जाएगा। वो जजमेंट है और आर्मी चीफ की जजमेंट है। इंडियन हाई कमीशन को सर इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। कोई भी ये कैसे कहे कि उसको हैंग नहीं किया जाए? मुशर्रफ साहब, इंडियन हाई कमीशन को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। क्यों इन्फॉर्म करना था, मतलब होगा सर। जनवरी में आई थी पाकिस्तान की सरकार, पूछ रही थी कि कुछ बता दीजिए। इसी साल के जनवरी में, मैं आपको बता देती हूँ, इसी साल के जनवरी में पाकिस्तान सेना ने बाकायदा जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि आप हमें बताएं कुलभूषण जाधव के बारे में, और हम उसके बाद ही आपको काउंसलर एक्सेस देंगे। लेकिन फिर भी काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। तो जब आप जानकारी लेने के लिए आ सकते हैं तो इतने बड़े ट्रायल के पहले तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। पता नहीं क्या जानकारी के लिए आए, आई मीन आपके पास आए, आपके एम्बेसडर के पास गए, किधर गए, कहाँ वो गए कुछ मालूम करने के लिए? आपसे मालूम करना था उन्होंने। ये उन्होंने खुद ही जनवरी के महीने में तो आपको आपसे क्या मालूम करना है? जनवरी के महीने में उन्होंने जानकारी हासिल की थी, क्योंकि सच्चाई ये है सर कि ईरान में एक व्यापारी, कौन आया आपसे, एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर ईरान में व्यापार कर रहा था, वहां से तालिबान ने किडनैप किया और यहां पे पाकिस्तान में उसे बेचा गया, और उसके बाद से एस्पियोनाज का ये पूरा केस चल रहा है। अच्छा, ना ये दोनों चीज़ें गलत हैं। एक तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, बिल्कुल, और दूसरा वो बिल्कुल कोई, वो वहाँ रॉ एजेंट बना हुआ था,
तो नेवल ऑफिसर है वो, और रॉ एजेंट बना हुआ था, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। ये दोनों बातें आपने गलत कह रही हैं, दोनों बातें कुक्ड अप हैं। ये जो सच है वो आपको कुक्ड अप लगता है, जो सरताज अजीज कहते हैं वो आपने कह दिया कि मूड में बोल दिया होगा। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब दोनों देशों के रिश्तों के लिए पहल हो रही थी, और क्या आपको लगता जो सच है वो उसको आप झूठ बनाना चाह रही? कुलभूषण जाधव की वजह से भारत पाक रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा? जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, एक हिस्टीरिया जो डेवलप कर रहे हैं आप इंडिया में, हिंदुस्तान में, पब्लिक में, उससे तो बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही होता है। आप ये हमेशा करते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है। कभी भी कोई चीज़ होती है, उधर उड़ी हुआ तो उधर शुरू हो जाए, पठानकोट हुआ उधर शुरू हो जाए। हर चीज़ पे अगले सुबह ही आप कह देते हैं कि पाकिस्तानियों ने करवा लिया, ISI ने करवा लिया, ये है वो है। वो अगले दिन सुबह बगैर इन्वेस्टिगेशन के आप लोग शुरू हो जाते हैं, और पब्लिक में एक हिस्टीरिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ विपप करते हैं आप। ये तो आप लोगों की अपनी आदत बनाई हुई है आपने। ये आपके लिए सहूलियत भरा एक स्टैंड है, इसीलिए आप उसका सहारा ले रहे हैं। मैं उस पर ज्यादा टाइम अपना जाया नहीं करूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा सबूतों के साथ बात करता है सर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, 1999 में पाकिस्तान ने इंडियन नेशनल शेख शमीम का इसी तरह से एग्जीक्यूशन किया था। फिर सरबजीत का मामला चलता रहा, फिर जेल में लड़ाई के दौरान उनकी हत्या कर दी गई जेल के अंदर। मेरा सवाल यह है कि फर्क देखिए अपने आप में और हम में। बांग्लादेश हो, वहां से लेकर कारगिल तक, हमने हर बार आपकी सेना को जबरदस्त करारा जवाब दिया, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हैं और आंखें तरेड़ने की हिम्मत करते हैं। हाँ, आप कहे चले जाइए बांग्लादेश से कारगिल तक। कारगिल में हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था, आपकी फौज को, और आपकी फौज रो रही थी और भागते हुए गई बिल क्लिंटन, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पास, कि वो उनको कहने के लिए कि ये पाकिस्तानियों को कहें वो निकल जाए, आपकी सेना भागी थी सर। लॉर्ड के उल्टे मुंह आपकी सेना भागी थी। बरकत ने लॉर्ड के आपकी आप पढ़िए जिसको मर्जी हो। हम नहीं मानते, हम भारत सरकार का वर्जन मानते हैं, और वही वर्जन जिसको पूरी दुनिया ने माना है। मेरा सवाल आपसे यह है, आप इक्के दुक्के यहाँ के एक दो लोगों की किताब पढ़ते रहिए और खुश रहिए। सवाल यह है कि पाकिस्तानी सेना की मंशा क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? फेयर ट्रायल के बिना, काउंसलर एक्सेस के बिना, वो एक, आपको पता है सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी भत्सना की है। कारगिल में गई हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल, बिल्कुल गई हूं। एमनेस्टी इंटरनेशल ने भी इसकी भत्सना की है। आप सर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी भत्सना की है, कहा है कि ये गलत है। आपकी सेना की मंशा क्या है, ये बताइए। करें जरा, मैं बात करता हूँ। देखिए, आप ये बताएं, आप कारगिल गई हैं कभी? और मेरे से आप कारगिल की बातें कर रही हैं जैसे आप गई हैं। मैं तो उधर एक एक चप्पा जानता हूँ, और मुझे एग्जैक्टली मालूम है कितनी 5 जगहें जो थी, और एक जगह आप लोग आए हुए थे, 4 का तो आपको पता ही नहीं था, और अब शुरू ही नहीं हुए थे ऑपरेशन। ये आप लोगों को पता ही कोई नहीं। पीठ में छुरा भोंकने वाले हर जगह जाते हैं, हमें भी इल्म है आपके बारे में। परवेज मुशर्रफ साहब बताते रहते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब, पीठ में छुरा भोंकने वाले कहां कहां जाते हैं और कहां कहां रहते हैं, ये हमें अच्छी तरह से एक मुल्क के रूप में इल्म है, और इसीलिए हमने करारा जवाब दिया था, और उस पर आप लड़ते रहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एक बार फिर से घुसकर मारा है उन आतंकी कैंप्स में हमने, जहां पर आप आतंकवाद को पनपाते हैं। पेशावर याद कीजिए, पेशावर याद कीजिए सर, पेशावर में मासूम बच्चों की जान गई, क्योंकि आप और आप जैसे सियासतदानों ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद को जन्म दिया है और पाला पोसा है। आपको मुझे लगता है इस पर बहुत सीरियस जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सीरियस जवाब देना चाहिए साहब। ये मेरे ख्याल में इंटरव्यू को बंद कर देते हैं ये, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसे लग रहा है ये आप इंटरव्यू दे रही हैं, मैं आप तो बोली चली जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है सर, हर हिंदुस्तानी काफी हो गया, बोलती बंद कर सकता है, लेकिन जो सवाल है उससे मत भागिए। वर्कअप करे चली जा रही है। सवाल पर मत भागिए सर, सवाल पर मत भागिए, सवाल पर मत भागिए। पेशावर के बच्चों पर सवाल कर दिया तो आप माइक हटाने लगे। आप जरा तमीज से बात करें, आप तमीज से बात करें और आराम से बात करें। बिल्कुल आराम से पूछ रही हूं। लड़ाई कर रही है मेरे से, आप कोई आदमी हो तो मैं उससे लड़ूं,
और आपसे यही पूछ रही हूं। क्या मैं लड़ूं? ठीक है, तो मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूं। चिंता ना करें, उसकी आप बोली चली जा रही है और अपने आप को आप इतना वर्कअप कर रही हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इतना ज्यादा वो ना करें, इतना ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको। आराम से और बोलें, आप भी आराम काफी से फिट बात दिख रहे हैं करें, इंशाल्लाह। जो कुछ भी कर रही है, और छोटी बात करें ताकि मैं उसका जवाब भी दूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आतंकवाद, थैंक यू वेरी मच, आतंकवाद, पेशावर के बच्चे, हाँ, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान को अब सख्त कदम उठाना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने पीओके में घुसकर आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया। फिर वही एक आप बेवकूफ़ बनाई चले जाएं अपने कौम को, पागल, उनको बेवकूफ़ झूठ बोल बोल के उनको बनाई चले जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, और भाई क्या हिम्मत है आपकी आर्मी की, सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने की है। हम ना सर्जिकल स्ट्राइक आपके अगेंस्ट कर जाएं, हम भी कर सकते हैं, जो आप वहां कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आप एक सबूत गिना दीजिए सर, मैं आपको चुनौती देती हूं, आप एक सबूत गिना दीजिए जिसके बिना पर आप ये साबित कर सकें कि वो स्पाई था। एक सबूत। देखिए मुझे मालूम नहीं है, आप उससे बात कर रही हैं, आप उस शख्स से बात कर रही हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है, और मैं वॉशिंगटन में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे क्या सबूत, किस सबूत, मुझे तो नहीं मालूम है। मैं कौन सा किसी से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स मेरे पास भेजें। वो तो मेरे पास नहीं है, ना मैंने देखा है, ना मैं कंसिडर, ना मैंने किसी से पूछा है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी, इसीलिए मैं आपको ये तमाम सबूत बता रही थी सर, ताकि आप भी कन्विंस हो जाए दूर वॉशिंगटन में बैठे कि जो किया गया है वो गलत है, सबूत नहीं है। कई भी बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, सिर्फ कन्फेशनल वीडियो, वो भी डॉक्टर आपकी कई प्रेशर में सामने बिल्कुल नहीं मानूंगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे, नेपाल के बॉर्डर पर 6 किलोमीटर दूर, बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि एक सेकंड मुझे जवाब देने दें। आपने बात खत्म की है, मैं बात कर रहा हूं अभी। बोले। मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप बेसिस ही झूठ बोले, आपका बेसिस ही झूठ पे है। यानी आप कह रही हैं वो सिविलियन बिजनेसमैन, आप कह रही हैं वो जी वो ईरान से पकड़ गया, आपकी चीज़ बेसिस ही आपका झूठ पे मबनी है। तो इसके अराउंड आप एक वेब आप वीव कर रहे हैं, उस झूठ को कंसोलिडेट करने, इसको कंफर्म करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक वेब बना रही हैं, पूरी जाल बिछा रहे हैं इस झूठ को कंफर्म करने के लिए। तो इससे मैं तो आपकी बात कभी भी नहीं मानूंगा। ठीक है, आप नहीं मानेंगे और मैं आपकी मजबूरी भी समझती हूं सर। अगले सवाल पर पहुंचती हूं, जिसमें नेपाल की सीमा पर 6 किलोमीटर आगे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर साहब, जो कि लुम्बिनी के पास, उन्हें पकड़ा, मतलब वो वहां से गायब हो गए हैं। अब पाकिस्तान कह रही है कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी ये सोच रही है कि एक्सचेंज प्रोग्राम होने वाला है? क्या है दिमाग में? ये किस किस्म की लॉजिक है कि एक कर्नल गायब है तो पाकिस्तान ने इसको, मतलब आपका ख्याल ये है कि ये हम बिल्डअप कर रहे हैं कि एक्सचेंज हो। हम क्यों एक्सचेंज करना चाहेंगे? हम तो उसको वो सज़ा मिली है, डेथ सेंटेंस मिली है, वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो हम क्यों ऐसा एक हरकत कर रहे हैं कि जी हम एक्सचेंज फिर ताकि हो सके, एक हम साजिश कर रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए। हम तो एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो उसको सज़ा मिली हुई है, कैपिटल पनिशमेंट, वो एग्जीक्यूट हम करना चाह रहे हैं। तो ये एक्सचेंज तो आप करना चाहेंगे, मतलब आप कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि पाकिस्तान से उस एक्सचेंज हो जाए, वो यादव साहब आ जाएं और हमें वो कर्नल मिल जाए। ये हरकत तो आपने करनी है। तो ये मेरे से आप पूछ रही हैं पाकिस्तान क्यों ये एक्सचेंज करेगा? पाकिस्तान आरोप लगा रहा है सर इंडिया पर, ताकि आप एक्सचेंज कर लें। वो पाकिस्तान ने आरोप इंडिया पर लगाया, तो मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आई। पाकिस्तान ने इंडिया पर आरोप लगाया है कि भारतीय हाथ है उसके गायब होने में। मैं इस लॉजिक ही को नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। आपने लगातार कहा, आपने कहा कि फांसी की सजा है। एक्सचेंज वाली बात है, ये क्यों, ये कहाँ की लॉजिक है? उसी पे मेरा सवाल था कि आखिर पाकिस्तान की सेना की मंशा क्या है, उसके दिमाग में क्या है, जब वो हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं इस तरह से कि अगर कोई लेफ्टिनेंट कर्नल गायब हुआ है जो कि सीक्रेट सर्विस के लिए वहां काम करता था, तो उसे हिंदुस्तान ने ही अगवा किया है। ये आखिर थ्योरी कहां से पाकिस्तान से आ गई बिना जांच इंक्वायरी के? सर अगले सवाल पर, चूंकि वक्त की कमी है। ये कहां सीक्रेट सर्विस के लिए कोई नहीं काम करता था जी, कोई सीक्रेट सर्विस नहीं काम करता था, ये आप गलत कह रही हैं।
फिर बार बार आप गलत गलत बातें आप करती रहती हैं, फिर आगे उसके चलाना शुरू। कौन कौन कहता है वो सीक्रेट सर्विस का था? वो तो रिटायर्ड आदमी था एक। चलिए, मैं उस पर नहीं अटकूंगी क्योंकि मेरे लिए अगला मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। फांसी की सजा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि फांसी की सजा हुई है और हम तो उसे हर हाल में पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो तक आपके देश में है इस वक्त राजनीति में, और उन्होंने कहा है कि फांसी की सजा के खिलाफ मैं हूं। साथ देंगे आपका, आप उनका इस बात में? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं एक लीगल प्रोसेस है, पाकिस्तान का एक लॉ है, उसको फॉलो करना है। जब तक कि वो लॉ अमेंड नहीं होता है, अगर फांसी की सज़ा ख़त्म हो जाती है हमारे लॉ से, फिर नहीं होगी। लेकिन एक अगर वो बिलावल भुट्टो ने कह दिया, भाई उसने क्यों कहा? उसको क्या, वो कोई पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा हुआ है? फिर उसने क्यों कहा ये हो? वो अपनी व्यू दे रहा है, अपनी एक व्यू दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कानून में कैपिटल पनिशमेंट है और उसके मुताबिक उसे सज़ा मिली हुई है, तो उसमें मैं क्यों कहूँगा कि ये गलत है? वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है और पाकिस्तान का कानून ठीक है बिल्कुल। दुनिया में कई जगह सजाएं होती है, ये सजाए मौत। एक आखिरी सवाल, और अपने ईमान पर हाथ रखकर मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें। एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी, और कम से कम आर्मी में, चाहे वो किसी भी देश का हो, इतनी तो इंसानियत इंसान के अंदर होती है कि वो किसी भी पूर्व अधिकारी को सलाम करे। आप खुद मान रहे हैं कि वो एक पूर्व अधिकारी है, फिर ऐसे में उसको एक फेयर ट्रायल डिनाई करके पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में, आपने खुद करोड़ों की जनसंख्या की अभी बात कही थी, एक मुल्क के रूप में उसके खून का प्यासा दिख रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने। आपको शर्मिंदगी होती है इस बात पर? नहीं, ये बिल्कुल शर्मिंदगी कोई नहीं है। फेयर ट्रायल, फिर वही आप कह रहे हैं फेयर ट्रायल नहीं मिला, बिल्कुल फेयर ट्रायल मिला, मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ। दूसरा ये कि जब एस्पियोनाज किसी ने किया हो और यहाँ इनोसेंट लोगों को मरवाया हो, कई अजमल कसाब लॉन्च किए हो और हमारे बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर बेकसूर लोगों को मरवाया हो, तो उस पर क्यों मैं रहम दिखाना चाहिए? बिल्कुल रहम नहीं दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम आरोप मनगढ़ंत। ईरान से एक पूर्व नेवल अधिकारी जो कि बिजनेसमैन वहां पर था, उसे अगवा किया गया और फिर पाकिस्तान में इस तरह से उसके साथ बर्ताव हो रहा है और फांसी की सजा उसे सुनाई गई है। इस फैसले के खिलाफ हिंदुस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, आज तक पर यह तमाम बातचीत और इन सवालों का जवाब देने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए कंक्लूजन में आप फिर वही झूठ रिपीट कर रही हैं। ये सच है सिविलियन बिजनेसमैन और ईरान से पकड़ गया, फिर वही कहीं चली जा रही हैं। सच यही है। चलिए ठीक है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।